हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि जंबो बैग्स बनाने का काम करती है। बेसिकली देखा जाए तो छोटे बड़े जो बैग कंटेनर्स होते हैं, बैग कंटेनर जो कि अलग अलग पॉलीमर्स या फिर अलग अलग जो मटेरियल होता है उससे बनते हैं। सो इसी टाइप की जो एक जंबो बैग्स और इन जो पैकेजिंग मटेरियल वाले जो कंटेनर्स होते हैं उनको बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है तिरुपति बालाजी। यही एक कंपनी है जो मार्केट से स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रही है। पूरी कंपनी का पूरा नाम है श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी। ये लगभग मार्केट से उठाने की कोशिश कर रही है 170 करोड़ के आसपास में। और यहाँ पर कंपनी को 122 करोड़ रुपये तो कंपनी के पास में जाने वाले, बाकी 47 करोड़ वर्थ ऑफ रुपीज़ के इतने जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के जो मेन मालिक हैं वो यहाँ पर बेच रहे हैं। अब इस वीडियो के थ्रू हम लोग कंपनी के हमें पॉजिटिव्स नेगेटिव्स और कंपनी के अंदर में कौन सी अलग चीज़ें हैं जो इसको डिफरेंशिएट करती है उनके बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो कंपनी के बेसिक आईपीओ की बेसिक डिटेल की बात करें तो 5 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 83 का जो कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है, 180 का लॉट साइज है और आपको 14,940 रुपये की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के मालिक जो हैं, जो करता धरता है मेन विनोद कुमार अग्रवाल जी, उनके पास में 88% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 65% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। अच्छी खासी शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है इनके पास में। अब ध्यान से देने वाली बात यह है कि जो ऑलरेडी तिरुपति बालाजी एग्रो, इसी टाइप का एक ऑलरेडी शेयर है जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है कंपनी श्री तिरुपति बालाजी FIBC। तो ध्यान रखिएगा, इस कंपनी की जो मेन कंपनी है, इस कंपनी की जो माई बाप है, वो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है खुद का। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इन्वेस्टर्स के अंदर में देख पाएंगे कि श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी इसकी माई बाप है। 52% शेयर होल्डिंग इसका मालिकाना हक इसी कंपनी के पास में है। तो अब यहाँ पे दूसरा, इसी टाइप का काम करने वाली, सेम टाइप का काम करने वाली इसी एक ही मालिक के पास में बहुत सारी कंपनियां हैं विनोद कुमार जी के पास में। ये मेन कंपनी जो आईपीओ अभी लेके आ रही है, और इसके बाद में जो दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और हैं और एक जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जो कि सेम सा ही काम करती हैं, वो जंबो बैग्स बनाने का ही काम करती हैं। अब जैसे कि इस टाइप के जो बैग्स होते हैं हमने देखे होंगे, जो केमिकल्स अनाज जो कैरी करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, जिनको मतलब बैग्स के अंदर में कंटेनर काफ़ी हैवी होते हैं, हैवी ड्यूटी। तो ये कंपनी ये बैग्स बनाने का काम करती है, और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर इंटरनेशनल भी सप्लाई देती है। तो आने वाले टाइम के अंदर में इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो डिमांड है वो बढ़ने की उम्मीदें हैं, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी हर कोई चाहता है, और साथ में ही कैरिंग जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, लोडिंग अनलोडिंग का काम तो चलने ही वाला, और ऐसी चीज़ों की डिमांड तो रहने ही वाली है। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी का स्टॉक RHP या फिर कंपनी को पैसे क्यों उठाने पड़ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या बताया है कंपनी ने। तो मेन रीज़न है कि 31 करोड़ रुपए तो कंपनी जो है अपना जो जो लोन है कंपनी के ऊपर में उसको चुकाने की कोशिश करने वाली है। बाकी जो 20 करोड़ रुपए के आसपास में है वो सब्सिडरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ताकि वो भी अपनी थोड़ी बहुत लोन जो है उनके ऊपर में कर्जा हुआ चुका सकें। और उसके अलावा कंपनी बोले कि जो हमारे जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल जो आने वाला बढ़ चढ़ के, जो कि हमारा काम बढ़ रहा है, हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बढ़ रही है, तो जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो भी बढ़ रही है। उसके लिए पैसों की ज़रूरत है 13 करोड़ रुपए, और बाकी जो सब्सिडरीज हैं उनके अंदर भी जो काम बढ़ रहा है उसके अंदर भी पैसों की ज़रूरत है, तो उसके लिए 10 करोड़ रुपए इस तरीके से हम लोग खर्च करने वाले हैं जो कि पैसे उठा रहे हैं स्टॉक मार्केट से। रीजंस बड़े डिफाइंड लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं दिखने में। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के ऊपर में आते हैं कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो 95 करोड़ की कंटिजेंट लाइबिलिटी, जो कि जो पैसा है वो जैसे लोन के तौर के ऊपर में जो सब्सिडरीज है उनको देना होता है, तो इस कंपनी ने गारंटी दे रखी है कि अगर ये सब्सिडरी वगैरह नहीं चुकाएंगी तो मैं चुकाऊंगी। साथ में कंपनी के जो प्रमोटर हैं विनोद कुमार जी, इनके ऊपर में एक केस भी चल रहा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड। केस जो बेसिकली चल रहा है वो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी तरफ से चल रहा है कि इनके पास में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी की जो कंसेंट था, ग्रांट इनको दे रखी थी, वो 75 मेट्रिक टन्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी थी। इन्होंने 240 मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी के ऊपर में काम करना चालू कर दिया, जो कि जिसका हमसे इसने वो लिखित में परमिशन नहीं ली। तो इस चीज़ का केस चल रहा है अभी भी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर में एक केस और चल रहा है जो कि EPFO से रिलेटेड चल रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के जो आज के दिन सब्सिडरीज मेनली हैं, वो 3 सब्सिडरी हैं, जो कि एक तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, दूसरी 2 और हैं, ऑनरेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड,
एक है जगन्नाथ प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड। सब सेम सा ही काम करती हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। बस फ़र्क इतना सा है कि एक जैसे फूड ग्रेड वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए पैकेजिंग का काम करती है, दूसरी जो है वो वूवन वाला जो सेक्स होते हैं छोटे मोटे, दूसरे जो कपड़ों से रिलेटेड होगा, या फिर दूसरी तीसरी कंपनी है वो हैवी ड्यूटी जैसे कंक्रीट या केमिकल्स मेटल्स उसके कैरी करने के लिए जो। सो डिफ्रेंशिएशन बस इतना सा है कि उनका जो बैग बनानी, जो जंबो बैग्स जो कंटेनर बना रही है कंपनी, वो कौन से इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, वो डिफरेंस है सब्सिडरीज के अंदर में। दैट्स ऑल। अब देख लेते हैं कंपनी की जो RHP है उससे, उसमें अगर और चीज़ों को ध्यान देते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि कंपनी के पास में ये जो लिस्ट है आपके सामने, सिर्फ यही प्रॉपर्टीज़ ओन्ड हैं, इनके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी लीज पर हैं या फिर रेंट पर हैं। सो बेसिकली एक भाई ने हमसे सवाल पूछा था कि रेंट और लीज में फ़र्क क्या होता है। एक काफ़ी लॉजिकल सा क्वेश्चन है। सो रेंट में अंदर में फ़र्क होता है, रेंट यूजुअली लॉन्ग टर्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म रहता है, और लीज जो होती है वो लॉन्गर टर्म तक होती है कि हमने 40 साल के लिए, 50 साल के लिए लीज पे लिया है, 10 साल के लिए लीज पर लिया है। दूसरी चीज़, रेंट का जो पेमेंट होता है वो कंपनी जो एक्सपेंसेस के अंदर में दिखाती है अपना, और जो लीज का जो पेमेंट होता है वो कंपनी यूजुअली इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के अंदर में दिखाती है, बैलेंस शीट के अंदर में या फिर P&L स्टेटमेंट के अंदर में। सो ये बेसिक डिफरेंस है, लॉन्गर टर्म और शॉर्टर टर्म, और दूसरा अकाउंटिंग का भी थोड़ा सा फर्क है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की जो RHP है उसके अंदर में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें क्या दिया हुआ है अपने सामने। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की साइज आज के दिन वो 516 करोड़ की है। उसके अंदर में से सिर्फ इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ 210 करोड़ रुपए, बाकी सारा उधारी का पैसा लगा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा ये जो आपके सामने बैलेंस शीट है ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, मतलब सारी सब्सिडरीज की मिला मिलू की है, मतलब सारी कंपनियों के अंदर में सब्सिडरीज हो गई, ये खुद कंपनी हो गई, इनकी सब के अंदर में कितना पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का, तो वो 210 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इन्वेस्टर्स का, बाकी उधारी का पैसा सब के अंदर में मिला जुला के लगा हुआ है। इसी के साथ में अब देखा जाए तो कंपनी ने पैसे कहाँ कहाँ लगा रखे हैं, तो 71 करोड़ रुपए तो प्रॉपर्टी एंड प्लांट में लगा रखे हैं, बाकी जो मेनली जो पैसा लगा हुआ है वो 252 करोड़ रुपए का कंपनी के पास में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, माल पड़ा हुआ है जो कि आगे से आगे निकल रहा है, एक साइकिल बंधी हुई है। 92 करोड़ की ट्रेड रिसीवेबल है जिसकी भी एक साइकिल बंधी हुई है, और लोन्स एंड एडवांसेस ऑलरेडी पेमेंट कंपनी ने कर रखे हैं 30 करोड़ रुपए की। सो बेसिक बैलेंस शीट है जिसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे खास नज़र नहीं आता, कोई डिफॉल्ट वगैरह। इसी तरीके से कंपनी का P&L स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि कंपनी का इस साल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वाला जो सेगमेंट है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी ने जो माल जो इकट्ठा कर लिया वो इन्वेंट्री बढ़ गई। इन्वेंट्री बढ़ने की वजह से इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो इस साल बढ़ गए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कंपनी ने थोड़ी सी अपनी जालसाजी दिखा दी होगी, देर आर चांसेस क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस साल काफ़ी अच्छी खासी कंपनी ने फिनिश्ड प्रोडक्ट क्रिएट कर ली, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो घट गए तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए, जिसकी वजह से कंपनी के जो पी और पी रेशियो जो है वो सुधर जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपनी की लिस्टिंग है उसके अंदर में बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं। इसी के साथ के अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंपनी को कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार, जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो इसी सेगमेंट में काम करते हैं, तो उनकी क्या वैल्यूज़ चल रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो उसके लिए हमें पी और पी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर कंपनी खुद की जो वैल्यू लगा रही है वो 677 करोड़ रुपए लगा रही है। सो पूरी कंपनी की जो कंपनी वैल्यू लगा रही है सब सब्सिडरीज के अंदर में मालिकाना हक मिला मिलू के वो है 677 करोड़ रुपए, ये अच्छी खासी वैल्यू लगाई जा रही है। अब यहाँ पे अगर जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसकी जो वैल्यू है यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है 775 करोड़ रुपए, और इसके अंदर 50% शेयर होल्डिंग है। तो यहाँ पे लगभग कितना 380 करोड़ रुपए के आसपास में उस वही कंपनी मालिक है। तो 380 करोड़ रुपए की मालिक तो यहीं एक ही कंपनी से बैठी हुई है, बाकी दो सब्सिडरीज और कंपनी खुद भी है। तो बाकी का जो पैसा है वो कहाँ से मालिक बनी हुई है, वो कंपनियां जो अलग से सेल कर रही हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक हमें देखने को मिल रहा है कि अगर सिर्फ ये कंपनी कितना सेल कर पा रही है, पिछले 2024 के अंदर में इसने 2024 में सेल किया है 161 करोड़ का, और कंपनी की जो एक्चुअल रेवेन्यू जो आया है वो आया है 552 करोड़ का। तो यहाँ पर लगभग 400 करोड़ का रेवेन्यू और कहीं से आया, दूसरी सब्सिडरीज से आया है। तो जब जो 161 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करने वाली कंपनी से ही कंपनी का 380 करोड़ रुपया मालिकाना हक बन के बैठी हुई है, तो बाकी 400 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से अगर लॉजिकली देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक यहाँ से कम 60 to 70% ऊपर जाना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं, सब्सिडरीज को हटा के साइड में अगर करते हैं तो पी और पीबी रेशियो के हिसाब से दूसरी कंपनीज के साथ में अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर पी रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 18-19 का निकल के आ रहा है और पीबी रेशियो जो है 2.2 के आसपास का निकल के आ रहा है। जिसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इसका 38 का है, तो इसके मुकाबले कंपनी अच्छी कमाई कर रही है और पीबी रेशियो 2.7 का है, तो ये तो बराबर सा है। एमबी इसके मुकाबले भी कंपनी अच्छी कमाई कर रही है और इसके मुकाबले भी कंपनी अच्छी कमाई कर रही है, बट नेटवर्थ वाइज वैल्यू थोड़ी ज़्यादा लगाई है। बट साथ में ध्यान रखिएगा कि एमबी इंडस्ट्रीज़ की जो सेल के आसपास में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है वो कुछ खास नहीं है, जिसके मुकाबले कंपनी की पीबी की वैल्यू अच्छी नहीं मिली हुई है इसको। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, कंपैरेटिवली देखा जाए और दूसरी सब्सिडरीज के साथ में भी अगर देखा जाए और मार्केट ने जो ऑलरेडी सब्सिडरी को वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक यहाँ से लगभग 50% के आसपास तो उछाल लेना चाहिए। देयर आर चांसेस। फाइनली हमारी तरफ से जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के अंदर में ही हमारा जो आउटलुक है इस कंपनी को लेकर के पॉजिटिव है। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।